सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमादा डेमोक्रेसी से। और आज हम मऊ शहर के हमारे बुद्धिजीवी ज़ुबैर आलम भाई के पास हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी जेएनयू से की है और बुनकर समाज पे इनकी अच्छी समझ है और उनसे हम मऊ शहर के बुनकर समाज के बारे में बात करने आए हुए हैं। ज़ुबैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता दें कि कैसे आपका स्ट्रगल कैसे रहा, कैसे एजुकेशन कैसे रही, जेएनयू कैसे पहुँचे। जी, मैं इस सिलसिले में तो हम लोग भी इसी फैमिली से आते रहे, बुनाई तनाई का कारोबार करते रहे। पढ़ने की थोड़ी बहुत लग थी और हमारे पेरेंट्स लोग भी हम लोगों को वो करते रहे, एक तरह से हौसला बढ़ाते रहे। तो ये कि हमने सफ़र शुरू किया, यहाँ से अलीगढ़ पहुँचे, फिर अलीगढ़ से लगा कि भाई जेएनयू उससे बेहतर जगह है। बेहतर इन टर्म्स में कि ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों के बीच वो कंपैरिजन किया जाए, ये है कि अपॉर्चुनिटी, सोशल अवेयरनेस कह सकते हैं, या एक पर्टिकुलर लाइन में सोचना। और ख़ुसूसन मैं चूँकि गया रिसर्च के लिए, तो जेएनयू बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। तो मेरा सफ़र कुछ यूँ रहा और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लड़के वहाँ पे, क्योंकि मार्जिनलाइज तबके के लड़के वहाँ ज़्यादा आते हैं और उसके लिए कुछ अलग से प्रोविज़न भी है कि आदमी क्या कहते हैं, कुछ डिप्राइवेशन पॉइंट, कुछ वो, और कुछ लड़कों का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी देखा जाता है सिलेक्शन करते वक्त। बाज़ दफ़ा लोग पूछते भी हैं, तो इसका एक फ़ायदा मुझे भी मिला और मुझे लगता है कि मैंने भी कुछ सीखने की कोशिश की अपनी हैसियत पर। अच्छा, आप पीएचडी का टॉपिक क्या था? जी, मेरा पीएचडी का टॉपिक था उर्दू मकतूबात में इल्मी व अदबी मबाहिस की रिवायत गालिब से इकबाल तक। और इस दरमियान मैंने 10 चुनिंदा लोगों को लिया, जिसमें सर सैयद साहब आ जाते हैं, मौलाना हाली हैं, मौलाना शिबली हैं, अमीर मीनाई हैं, और इस तरह करके और भी कई नाम हैं जो मैं आपको बताता जाऊंगा, बीच में याद आते जाएंगे। तो इस तरह करके लोग थे और मेरा बुनियादी तौर पे काम ये था कि उस ज़माने में जो लोग शायरी किया करते थे, तो उस ज़माने में बाकायदा उस्ताद और शागिर्दों की एक रिवायत चलती थी। अच्छा। कि उस्ताद शायरों को शागिर्द अपना लिखा हुआ दिखाते थे। तो उस ज़माने में आज की तरह व्हाट्सअप और दूसरे चीज़ें थी नहीं, तो वो अमूमन डाक से भेजा करते थे। तो जिसमें उनकी जो गज़लें होती थी, उनकी नज़में होती, उस पर उनके उस्ताद इस्लाह करके वापस कर दिया करते थे। तो मैंने बुनियादी तौर पर उसी क्राफ्ट को ही जांचने की कोशिश की है कि वो क्या चीज़ें थी जो उनके उस्ताद बदल देते थे और बदलने से उनके शेर में कौन सी खूबी बढ़ जाती थी, या उनका शेर कैसे अच्छा हो जाता था और मज़ीद बेहतर वो हो जाते थे। एक तरह से कहिए कि वो ट्रेनिंग का एक इदारा था। अच्छा। जिसमें नए आने वाले शायरों को क्लासिकल जो रिवायत है, क्लासिकल ट्रेडिशन है और शायरी के जो कह सकते हैं फ़न है, वो सिखाया जाता था थ्रू डाक। तो मैंने एक तरह से कोशिश की है कि किस तरह कैसा निज़ाम था। और आपको जानकर खुशगवार हैरत इस सिलसिले में होगी कि मिर्ज़ा दाग देहलवी जिनको कहा जाता है, उनके वहाँ बाकायदा डाक का अलग शोबा था। अच्छा। और उनके शागिर्दों की तादाद, मतलब लातादाद उनके शागिर्द थे, और उनके वहाँ बाकायदा 2 लोग बैठा करते थे जो शागिर्दों की, दूर दराज से आए हुए शागिर्दों की गज़लें और कलाम को उनके सामने दिन में, जब वो फारिगों के ज़ुरिया से आ जाते थे दरबार से, तो उनके सामने बैठते थे और वो बोलते जाते थे, यानी उनके शागिर्दों का कलाम पढ़ा जाता था और वो उस पर इस्लाह दिए जाते थे कि नहीं, ये लफ्ज़ बदल के ये लफ्ज़ कर दिया जाए। उनके शागिर्द जो बैठे होते थे वहाँ पे, वो नोट करते जाते थे और वही इस्लाहशुदा चीज़ें वापस कर दी जाती थी उनके शागिर्दों को। और डॉक्टर इकबाल भी उनके शागिर्द थे जी। अच्छा। अपने को उन्होंने बहुत उसमें कहा कि मैं उस शायर का, मतलब उस उस्ताद शायर का वो हूँ, शागिर्द हूँ कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है। अरे वाह। तो गोया एक तरह से क्राफ्ट उस ज़माने में क्या था, और क्राफ्ट से भी ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं उस दौरान इस चीज़ को बहस में बहुत ज़्यादा नहीं ला सका। मुझे लगता है कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन का जो मीडियम था, उस मीडियम ने सिवाय एक दूसरे की खैरियत पूछने के जो एक नया तरीका ढूंढा, यानी ट्रेंड करने का, इस पर कम ये चीज़ें आई। मुझे लगता है गलबन इसको और बेहतर ढंग से और लोग भी इस पर करना चाहें कुछ तो किया जा सकता है। अब ये तो आपके पीएचडी के मुतल्लिक हो गया। अब थोड़ा यहाँ बुनकर के तबके की बात करते हैं ना। आप भी उसी समाज से आते जैसे आपने बताया था, और यहाँ पर अक्सरियत जो है बुनकर समाज की है। तो कोरोना के वक्त में इनकी क्या स्थिति रही? आपने इस पर आर्टिकल भी लिखा भी, आज ही मैंने उसको पढ़ा भी। तो उसके बारे में थोड़ा बताया कि उनकी सामाजिक स्थिति कैसी, क्योंकि ये बोला जाता है कि अंसारी तो बड़े अमीर हैं, उन नॉर्मली ये बोला जाता है ना। हाँ, तो वो, जबकि आपका आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगा कि ज़्यादातर लोग जो बुनकरी छोड़ भी रहे हैं और उनकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। लेकिन हम मऊ में जाएंगे तो कई ऐसे घर दिख जाते हैं जो बड़े अमीर अमीर लगते हैं, तो इससे आम सहमति ये बनती है कि अंसारी तो बहुत अमीर है। जी, तो इस पर कुछ असल में लोग, होता क्या है ना कि चमकती चीज़ों से लोग धोखा खा जाते हैं। तो शहर में लोग, जैसे आप कुछ ऐसे शहर के लोग, अच्छा सबसे बड़ा इसका
बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं, या कहते हैं कि पहली नज़र में जो असर पड़ना है वो उमूमन लोग शहरी एरिए में, और खुसूसन आप जैसे चौक रोज़ा इस तरह के कुछ मोहल्ले में लोग घूमते हैं, तो उमूमन रोडों पे लोगों ने घर अपने बनाए हैं। एक तरह से कह दीजिए जिनके पास पैसे थे तो उनका ज़ौक भी था कि ठीक है हम बनाते हैं, लेकिन उन्होंने पीछे गलियों में नहीं देखा, सकरी गलियों में जहाँ लोग एक लूम लगाए काम कर रहे हैं, 2 लूम लगाए काम कर रहे हैं, तो लोगों की गुजरने वालों की राय एक यही बनी कि ये सफ़ेद सफ़ेद लिबास पहने हुए हैं, चूँकि पहनने का भी एक शौक़ है लोगों को, तो उन्हें लगता है कि ये बड़े मतलब कि एक स्टैंडर्ड पे बिलोंग करते हैं जिसमें इनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। और ये कुछ कैचअप आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर अभी कभी बनारस आप गुजरे होंगे, मैं जानबूझ के लाइव सीन दे रहा हूँ कि लोग अगर कभी गुजरे तो वो भी जान जाए। तो बनारस सिटी से भी कभी ट्रेन से आप गुजरेंगे तो शाम के वक्त चले जाइएगा तो रेल पटरी के दोनों जानिब लोग सफ़ेद कुर्ते पैजामे शर्ट पहने ऐसे बैठे मिलेंगे जैसे लगता है कि इनको आज भी मन्ना सलवा आता है, इस टाइप की कोई चीज़ आपको लगेगी कि लगता है काम ही नहीं करते, ये यहीं आए और ऐसे इनके पास कोई काम ही नहीं है। मतलब तो इससे क्या है कि परसेप्शन जो बनता है ना, तो परसेप्शन तो आप जानते हैं कि परसेप्शन किसी के बारे में अगर बन जाए उल्टा तो वो कितनी भी ख़राब हालत में है लोग दिमाग में वही घूमता है, क्योंकि लोग उसी को कैच करते हैं। यही हाल कुछ बुनकरों का है। अच्छा, औसत कितना कमाते होंगे? जैसे एक परिवार जो है, जैसे एक लूम से कितना कमा, एक परिवार में कितने लोग हैं, कितना कमा लेते, तो पर कैपिटा कैसे निकालेंगे इसको? मुझे लगता है कि इस पे हम लोग अगर साइंटिफिक जो आज का मेथड है ना उस पे निकालने की कोशिश करें तो मैं तो समझता हूँ कि वो मेथड भी हमारे वहाँ शायद काम ना करे। उसकी बस एक झलक इतनी ही अंदाज़ा कीजिए कि अगर किसी के घर कोई कैजुअलिटी हो जाती है एक जनरल बुनकर के बारे में, तो उसके पास सिवाय इसके चारा कुछ नहीं है कि वो 25-50 हज़ार रुपया कर्जदार हो जाता है। तो आप उसकी कैपिटल का उसके अंदाज़ा कर सकते हैं कितने कैपिटल पे वो काम कर रहा है। जैसे मैंने अपने मेरे कुछ साथी जो काम कर रहे हैं तो उनसे पूछा था, वो बता रहे थे कि एक साड़ी पर वो जैसे कि अचरी की साड़ी अलग कर दिया और इस कर कि औसत तुम मान लो 150 से 200 रुपये देते हैं, और कर कि मंथली उसमें बताया कि 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाते हैं जी। ठीक है, तो अब उसमें मियाँ बीवी 2-3 बच्चे, ये 15,000 में ये 5-6 लोगों का परिवार हो गया है ना। और उनको देख के हम बोलते हैं कि भाई ये अमीर है, ये कैसे अमीर हो, पर कैपिटा निकाले तो 2-3 हज़ार रुपये मिला है बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छा ये इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मऊ में हम देखते हैं कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छे अस्पताल का नहीं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये तो मुझे तो जाहिर तौर पर ये नज़र आती है कि अस्पताल, कॉलेज या PHC कह लीजिए, आंगनबाड़ी, ये तो हुकूमत देती है। तो इससे मालूम हो रहा है कि हुकूमत और वहाँ के लोगों के दरमियान गैप है। ये तो साफ मालूम हो रहा है ना कि अगर आप, ऐसा तो नहीं हुकूमत ने अस्पताल बनाना बंद कर दिया या क्या नाम आंगनबाड़ी केंद्र बनाना बंद कर दिया, प्राइमरी स्कूल खोलने बंद कर दिया। अभी भी हर साल गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम इतने नए ओपन करने जा रहे हैं, बट वो जाते कहाँ हैं ये देखने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये कि आपके इलाके में जो लोग हैं मौजूद है, जिनकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत से वो मतलब कि तालमेल रखें। तालमेल का मतलब अवामी नुमाइंदे जो हैं, गोया उस इलाके का ये मसला ही नहीं है, और ये मसला एक दिन का नहीं है, ये लंबे अरसे से चला आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलेगा जी। और वो उमूमन इस तरह आदी हो चुके हैं कि आप एक आम आदमी से पूछेंगे कि भाई अस्पताल क्यों नहीं चले जाते, बोला अरे इससे बढ़िया डॉक्टर फला डॉक्टर को दिखा लेंगे, क्योंकि लोकल नेटवर्क हो गया ना। बीमारी तो रहेगी, बीमारी तो खत्म नहीं हो जाएगी आपको अस्पताल नहीं है तो। तालीम आपके वहाँ नहीं है तो इसका मतलब कि स्कूल नहीं तो तालीम नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग क्या कहते हैं कि अल्टरनेट कोई ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, विकल्प जिसको कहते हैं। विकल्प के तौर पे मऊ में आप देखेंगे प्राइवेट डॉक्टर अच्छे लोग हैं, और मजबूरन वो लोग भी जिनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना कैपिटल उनके पास नहीं, वो भी उनके वहाँ पहुँचते हैं, अगरचे उसके लिए उन्हें महाजन से कर्ज लेना पड़ा। बहुत अच्छी बात की। मैं देखता हूँ मेरे अपने पूरे माशरे में अस्पताल जाने वाले लोग नहीं है जी, है ना। मैंने किसी को नहीं देखा मेरे अभी तक, मुझे अभी अब बोले तब मुझे याद पड़ रहा है कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल जाता। सरकारी अस्पताल सिर्फ जाते हैं कि वो मेडिकल बनवाने, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वैक्सीन के लिए। हाँ, ये वैक्सीन के लिए और मेडिकल बनवाने का होता है कि कोई सरकारी काम से मेडिकल बनवाना पड़ जाता है सर। हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताया। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, आपका एक लेख पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि मऊ के बुनकरों ने अपना जो राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है इसलिए खो लिया कि भाजपा हराओ के नाम से, है ना। बहुत तो उसके ऊपर बताइए, क्योंकि हमारे एक साथी थे वकार भाई, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वकार भाई से मैंने बोला था कि मैं पूछूंगा आपसे। उनका कहना था कि नहीं ऐसा नहीं है, वो दरअसल टिकट खरीदने का पैसा ही नहीं है इनके पास। ठीक, तो आप बताइए, क्योंकि मुझे आपका आर्गुमेंट, उनसे भी बोला था कि आपका आर्गुमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है जी। अब एक्चुअली वो जो देख रहे हैं, अब वकार भाई को तो मैं पर्सनली नहीं कुछ कहना चाह रहा, लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं वो, मुझे नहीं लगता है कि ये हो सकता है कि पिछले 10 सालों का फिनोमेना हो टिकट खरीदना,
लेकिन आप 90 की दहाई में देखें तो उस ज़माने में तो इस तरह का नहीं था अफरा तफरी। आप पूछ लीजिए अपने इलाके के लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों ने, ठीक है कैपिटल आज लगता है, उस ज़माने में इतना कैपिटल तो नहीं था। नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि पहले यहाँ के विधायक होते थे अंसारी, जी। अब नहीं होते हैं। जी, विधायक होते थे, आप देखेंगे कामरेड इम्तियाज साहब या इस तरह करके लोग, तो अगर पुराने आप लोग पूछेंगे मऊ के लोगों में, तो पुराना तो लाल सलाम वाले बहुत से लोग यहाँ पे मौजूद थे, तब तक ही होते रहे। उसके बाद नहीं होते रहे। सिर्फ सिंगल लाइन ये कहना कि मतलब कि क्या कहते हैं कि टिकट खरीदना, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तो है मामला भाजपा ये। हरा वाले, आप अपनी बात रखिए कि भाजपा हरा वाले कैसे आप भाजपा राव की सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि अगर आप देखेंगे मऊ में किसी एक आदमी को भी बता दीजिए जो इंडिपेंडेंट बुनकर नेता हो, जिसकी पहचान सिर्फ इसकी हो कि वो फला पार्टी का नेता नहीं है, फला पार्टी का नेता नहीं, वो सिर्फ बुनकर नेता है। मैं इसलिए उसको रिलेट कर रहा हूँ। आपने अभी देखा होगा इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला दिल्ली में किसानों का, क्या पोस्टर बैनर नजर आए? इस ताल्लुक से आप कह सकते हैं कि फला आदमी उसमें कि फला पार्टी का आदमी है। पहली पहचान उन्होंने क्या रखी? ठीक है उसमें बहुत से लोग शामिल थे, हर तरह के लोग, लेकिन पहली पहचान तो उन्होंने ये रखी कि हम किसान हैं। जी। और ये मऊ में कहीं आपको इस वक्त मेरे नज़र में कम से कम इतना है कि ये नहीं मिल पा रहा कि कोई आपका ऐसा मोमेंट हो या ऐसी कोई बात होती हो जिसमें सिर्फ रेफरेंस ये हो कि बुनकर। सारे नेता किसी पार्टी के नेता है। जी। पहली सवाल ये है कि जैसे 2-1-4 लोग जो भी काम कर रहे हैं, तो पहला पता चला कि वो उस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फिर वो बुनकरों के मुद्दे पे बोल रहे हैं। तो पार्टी क्या करती है कि उमूमन पार्टी का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिस्टमेटिक वे में चलता है। यानी ज़रा सा भी कोई पार्टी का वर्कर या कोई इस तरह का वोकल हुआ तो ऊपर से उसको ये मिल गया कि आप इस पर ये लाइन नहीं ले सकते, क्योंकि हम इंक्लूसिव बनना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव नहीं बनना चाहते। क्योंकि लोग मानते ही है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर इशू उठाया तो आप एक्सक्लूसिव होने लगे, अपना हटने लगे, यानी एक लाइन बनाने लगे। तो मुझे लगता है कि मऊ में लीडरों ने जो बच भी गए थे, उन्होंने अपने आप को अपने कह लीजिए अपने प्रोफेशन का नेता ना मान के उन्होंने सोचा कि मैं सबके नेता के तौर पर यहाँ इस्टेब्लिश हो जाऊँ। इस वजह से मुझे लगता है कि बुनकरों का एक बहुत अच्छा, ये अपने पसमानदा समाज के नेताओं में बहुत भारी कमी है। ये है यहाँ पे बुनकर नेता नहीं, तो इससे नुकसान क्या हुआ अपने समाज का? जैसे एक तो नुकसान ये है कि कोई प्रतिनिधि नहीं है, अब किसी को भी टिकट उठा के दिया जा रहा है, वो विरोध नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि अगर वो खड़े हो जाए उसकी, ठीक है तुम मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरा समाज मुझे जिता देगा, ये भी फीलिंग नहीं आ रही है ना। तो अभी तो समाजवादी पार्टी है यहाँ पे, आप समाजवादी पार्टी पर भी आप आर्टिकल लिखते रहते हैं, तो उसको विकल्प के रूप में कैसे देखते हैं अपने बुनकर समाज के? अब अगर आप देखेंगे, मैंने उसमें जिक्र भी किया है कि ये देखिए फ्लैट रेट पे बिजली का जो एक मामला आया था, उसके अलावा किसानों की तरह एक हमारे वहाँ लोग रहे हैं, उन्होंने कहा किसानों की तरह से आप देखेंगे किसान काम करता हुआ अगर उसको डेथ हो जाए तो उसको बीमा मिलता है। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने ज़माने में बुनकरों को भी कहा था कि शामिल किया जाए। तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया था उस पर। लेकिन हमें अभी जो देखने में आ रहा है कि क्या कि कोई, मैंने उसमें कई चीज़ों को मेंशन किया, आपने देखा सबसे बड़ी बात यह कि आज के दौर में इन कंपेयर टू 19 अभी हमारे वहाँ कह सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन में भी रेशियो बढ़ा है, लोग पहले के मुकाबले अवेयर हुए हैं। तो अगर अप्रोच पार्टी का या किसी भी उसका रहता सही होता, तो मुझे लगता है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग मैं कह रहा हूँ तो फिर वही वाली बात, अस्पताल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें ये हमारे वहाँ बहुत पहले डेवलप हो जाती हैं। और डेवलप होती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन होते? वही आसपास में जो लोग बसे हुए, वो तो सबके लिए ओपन होता है, लेकिन लोग पहुंच पाते। तो मैं इस टर्म में हमेशा कहता हूँ कि इस टर्म में कुछ नहीं दिया गया आपको, सिर्फ पॉलिटिकल एक वो बना दिया गया, नंबर में आप काउंट कर लिए गए। और जो आपने जिक्र किया कि चूंकि आपकी इंडिपेंडेंट पहचान ही कोई नहीं है, तो इस वजह से जो भी चीज़ें बनी उसमें आपके कह सकते हैं कि आपका जो एक मकसद होना चाहिए, आपको जो फोकस करके वो चीज़ें होनी चाहिए, तो नहीं हो पाई। जैसे मसलन मैं भी एक दिन बात कर रहा था कि इतना बड़ा आपका ये एरिया है, कोई भी ऐसा वो कॉलेज नहीं है जो ट्रेनिंग कॉलेज जैसे बनते हैं ITI WTI, तो कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हो बुनाई के उस पर, कि बुनाई की जो अलग अलग, जाहिर है कि जो बुनाई का हमारे वहाँ पैटर्न अभी चल रहा है वो सबका सब क्या कहते हैं पुश्तैनी चला आ रहा है, उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा इस बात पे फोकस था कि एज ए गवर्नमेंट क्या आप दखल दे रहे हैं लोगों को मॉडर्नाइज करने में? उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इस बात के लिए मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया था, क्रिटिसाइज़ कर लीजिए बल्कि एक सलाह के तौर पे कि आप चाहें तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नहीं हुआ। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा, एक अरसा हो गया यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी नहीं बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी मौजूद नहीं गवर्नमेंट का। तो ये मेरा कहना है कि अगर आप ये फोकस करते, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करते, तो क्या होता कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा आगे करते
और दैट्स वाई आप देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है इधर उधर जाने का, माइग्रेशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हम लोग भी जॉब। बाहर ही हैं। हाँ, हम लोग भी बाहर हैं। तो लगता है ये कि भाई जो लोग कैपेसिटी उतनी नहीं रखते बाहर जाने का, आप भी समझते होंगे कि हॉस्टल का खर्च, आना जाना, सारी चीज़ें, अगर उनको आसपास में फैसिलिटी मिल जाती है, मे भी हो सकता है कि जो अभी उनकी वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ये अभी बुनकरों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी तो है कि इनके अंदर जातीय चेतना भी नहीं है। जातीय चेतना न होने की वजह से वो अपने आप को मुसलमान ज़्यादा मानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई जो नेता भी तो वही देख रहा है ना कि भाई ये अभी तो इलेक्शन हो, तो इलेक्शन के वक्त सबके सब ये होता है कि भाई किसी तरह भाजपा हरा देना है ना। तो जब इलेक्शन के वक्त जब सबके सबको मुसलमान ही बनना है, तो वो जो हमारे नेता वो अलग मुद्दा उठाएंगे तो उनको लगता है कि नुकसान हो जाना है। तो ये जातीय चेतना न होने की क्या वजह आपको लग रही है? मुझे तो लग रहा है कि इसकी में भी भाजपा हराओ नीति ही है, और इसका लाभ कौन उठा रहा है? अशराफी उठा रहे हैं, है ना। तो क्या मतलब पसमादा अब एज ए अलग कोई राजनीतिक पार्टी बननी चाहिए आपको? इस पे क्या राय है? मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं ना, कि अगर आप सोचिए कि आज जो आप एसर्ट कर रहे हैं कि मैं मतलब जो आइडेंटिटी, अच्छा आप भी कोई आइडेंटिटी ऐसी एसर्ट नहीं कर रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। हाँ। आप जब ये बात कह रहे हैं तो एकदम क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है कि एसटी है, ओबीसी है, एससी है, अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया। तो गोया गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे रह गए। तो पसमानदा सीधा सीधा वही है कि जो पसमानदा जो पीछे रह गए। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे इलाकों में जहाँ मेजोरिटी में लोग रह रहे हैं, खास करके पसमानदा तबके के लोग हमारे वहाँ बुनकर रह रहे हैं, तो उनको इस बात का जैसे ही आप उनके सामने जिक्र करिए तो वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, गुस्सा हो जाते हैं। शर्मिंदगी भी उनको महसूस होती है कि मैं पसमानदा इतनी कैसे बोल कैपिटल दिया? रखता हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे आप ये फील कर रहे हैं कि मैं पसमानदा हूँ। मतलब बैकवर्ड हूँ, पसमानदा हूँ, या मुझसे ये हो गया। वो उस टर्म का पीछे क्या है, क्यों कहा जा फिर रहा है, सोच नहीं साजिश, रहे। फिर भाजपा की साजिश, यहूदियों का एजेंट, ये वाला। अरे भाई अपने समाज कितना मजबूत है ये वाला। आप तो बेहतर तौर में जानते हैं, आप तो रहते हैं, चूंकि कहते रहे हैं। मेरा तो लिविंग यहूदी हो चुका है। तो असल में लोग क्या है ना कि कहना चाहिए कि लोग बेहतर, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा लोग अवेयर नहीं है, और जब वो असल में क्या है कि बड़े फ्लक पे सोच नहीं पाते। अच्छा, दलित कैसे अवेयर हो गया? मैं समझना ही चाह रहा हूँ क्योंकि जी। अपना समाज भी तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो कन्वर्जन है कोयरी से ज़्यादा हुआ है जी। ना अंसारियों में। जी जी। तो मैं देखता हूँ उधर ज़्यादा जातीय चेतना अपनी तरफ नहीं है क्योंकि हमारे काम ही नहीं हुआ, फिर यही मतलब हुआ। बिल्कुल। असल में अब मैं एक रेफरेंस आपको दूंगा, नाम तो उनका नहीं बता रहा था, जेएनयू में एक बार बैठे हुए तो एक प्रोफेसर साहब थे तो वो एलिटी तबके के, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा उन्होंने कि मतलब हम मुस्लिम मुआशरे में किसको चाहिए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम मुआशरे में चाहिए। अच्छा, उन्होंने मुस्लिम लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ। लेकिन हालांकि वो जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की आइडेंटिटी हिंदू मुआशरे के लिए नहीं है, वो दलित जी। वो खुसूसन उन्होंने एकदम जोर देके कहा कि जो अछूत है, अनटचेबल, सीधे सीधे उन्होंने वर्ड जी कहा। जी जी। तो क्या लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे वो लोग भी जानते हैं कि मुसलमानों में जिस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए तो वो हो नहीं पाई। उसके पीछे एक बड़ा असर मैं तो समझता हूँ कि साइकी भी है, क्योंकि मुल्क बटना कह सकते हैं, आज़ादी के बाद बहुत सी चीज़ें, जी जी, वो नॉर्मल सी बातें हैं। मुझे लगता है कभी वो उस तरह का माहौल ही नहीं पैदा हो पाया कि बड़े बड़े लीडर भी बहुत खुल के नहीं बोल पाए। इस पे बताइए, आप उर्दू से थे, हम उर्दू अदब पर भी तनकीद करते रहते हैं, है ना। हम लोग ये कहते हैं कि यार यहाँ पर कास्ट कहाँ थी इनकी, जो अभी मैं आधा गांव पढ़ा, हालांकि उर्दू की नहीं है वो हिंदी की है। तो और जैसे उमराव जान पढ़ा था, उसमें भी बताते कहते कि उसने जो है वो तो उस सैयद जाति का नहीं करा, खुद सैयद बोलता है। तो कह रहा कि पूछ लूँ तो उस पर बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करना, वो सैयद है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सैयदों का तो जिक्र है और जातियों का जिक्र है, अशराफ जातियों का, लेकिन पसमादा जातियों का जिक्र उस तरीके से नहीं है, हमारे दुख दर्द की जिक्र नहीं है उसमें जी। तो इस पर आपका ठीक क्या है? जैसे मेरा आर्गुमेंट है कि उर्दू अदब अशराफ अदब था, और वहाँ उन्हीं के कल्चर को प्रमोट किया गया। एक बार अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक बार अपने अब्बू से मैं पूछा कि जब जितनी पिक्चर देखता हूँ मुसलमानों वाली या कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, सब में रखेलों का और ये तवायफ़ों का जिक्र है। तो क्या हम लोग जाते थे क्या पहले? तो अब्बू डांट दिए मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहा कि जब भी उर्दू अदब के या मुस्लिम कल्चर में आता है तो तवायफ़ नज़र आती, तवायफ़ हम लोग कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो ये किसका कल्चर था जिसको मुसलमानों के नाम पर जो है पेश किया गया? एक्चुअली परेशानी वहीं से हुई, जब लैंग्वेज को हमने मज़हब के खाने में लाने की कोशिश की तो परेशानी यही हुई। और होता क्या है कि मज़हब के खाने में तब आती है, मुझे लगता है कि जब मजहबी जो कह सकते हैं कि मामलात होते हैं उस पर लिखा जाने लगे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये बात घुस जाती है कि ये ज़बान ही असल में मज़हब की ज़बान है।
वरना बहुत से लोगों को पढ़े, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, आप सादा सन मंटो को पढ़िए, आपको लगता है उस फ्रेम में तो फिट ही नहीं बैठता। प्रेमचंद को भी पढ़िए। जब मंटो के ऊपर हमारे फाकिर भाई का बड़ा ज़बरदस्त जी, क्रिटिक है, वो बिल्कुल। कहते हैं कि मंटो कि जो जिन लड़कियों को वो आवारा इस टाइप के दिखाने की कोशिश करता है वो सब नीची जात की हैं। जी। किसी सैयद के बारे में उसने लिखा, किसी एक जी। कहानी में लिख दिया कोई सैयद की लड़की है जो इस तरीके से, जो उसकी जो सो कॉल्ड प्रगतिशील लड़कियां हैं वो सब छोटी जात की क्यों आ रही जी। हैं। मतलब कहने का मतलब जब हम बात करते हैं नौकरों की, घर की नौकरों की या कि काम करने वाले की, तो वो कौन सी जातियाँ हैं, हम सब जानते हैं कि वो किस जाति से आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मंटो प्रगतिशील होकर भी जाति फ्रेम में अटका हुआ है। जी, देखिए फाकिर भाई का अपना स्टैंड हो सकता है इस पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं इस कास्ट, वो जो कास्ट कंटेक्स्ट में वो बात करें उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि जो सो कॉल्ड आपने देखा होगा, जो एक क्या कहते हैं कि एलिटिज्म बनाए रखने का लैंग्वेज के अंदर एक फॉर्म होता है, वो उसके बाद टूटता हुआ नजर आता है, वो बाउंड्री। अच्छा। पहली बार जिक्र उन लोगों का होता है जिनका कह सकते हैं कि बाला खानों में दखल कम है, जो सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर बहुत कम आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, जैसे सर सैयद साहब का है, उनके लेटर्स में देखिए आप मौजूद है, लोगों ने पढ़ा बहुत सा, वो असबाब बगावत हिंद में उन्होंने बाकायदा लिखा कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अब एक एग्जाम्पल देखिए कि उस ज़माने में लोगों को आज भी मौजूद है, जो रूलर होता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हर तरीके से एक हदबंदी कायम करने की कोशिश करता है कि इसमें कोई दाखिल ना हो पाए। सर सैयद मरहूम ने एक साहब को लिखा है, यहाँ पे गया के हैं, अब मुझे सैयद साहब को उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो उस वक्त वहाँ पे मुलाजिम थे, निज़ाम हैदराबाद के वहाँ। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की शादी हो गई, मुझे कमाल खुशी हुई, ऐसा लफ्ज़ है उनका उस टाइम, उर्दू ऐसे लिखा करके, कमाल खुशी हुई, लेकिन गैर कुफू में करना, ये मुझे वो लगा। फिर लिखते हैं कि अगले लाइन में कि क्या करें, अब अशराफों के लड़के कुछ करते ही नहीं, मतलब ख़राब है तो करना पड़ता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए। जी जी। तो इस तरह की हायरार्की बनाए रखना। इसी तरह इकबाल के ताल्लुक से हम बड़ी बातें करते हैं। इकबाल के खुतूत मेरे पास हैं, उनके चारों कम से कम 1300-1400 उनके खुतूत हैं, जिसमें वो अपने भतीजे उनको लेके, एजाज अहमद को लेके कहते हैं कि इंटरेस्टिंग ये कि एजाज अहमद उनका भतीजा एक एग्जाम्पल है कि किस तरह, बल्कि लोग उसको जिस तरह भी वो मतलब कि एक्सप्लेन करें, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी पॉइंट टू पॉइंट जो चेंज होता है उसको भी देखा जा सकता है। उस इकबाल उस बच्चे के लिए, उस भतीजे के लिए सिफारिश करते हैं सेंट स्टीफन में पढ़ने के लिए उस ज़माने में, अच्छा। दिल्ली में जी। और वो बाद के दिनों में मालूम हुआ कि वो लड़का अहमदी हो गया, हाँ। अहमदिया। जी, और जी। इकबाल ने अहमदियों को सेंसस में, अंग्रेज़ों को शामिल करने के लिए, मुसलमानों खाने में शामिल करने के लिए उस ज़माने में लेटर लिखा था कि ये मानते नहीं तो इनको अलग से शामिल किया जाए। उसी इकबाल ने फिर सिफारिश की, सब जज भी हुए भतीजे उनके। फिर उसके बाद एक जगह उन्हीं के ताल्लुक से अपने ख़त में लिखा है कि सपरू ब्राह्मण ख़ानदान से कोई लड़की नहीं मिल रही जिससे वो शादी कर पाए। तो इकबाल का ये स्ट्रक्चर, एक ही सप में खड़े हो गए महमूद अयाज। फिर यहाँ तो इकबाल के लिए तो हमारा पसमानदा जी। नज़रिया बहुत क्लियर है कि वो पूरे जातिवादी आदमी थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो जाति, अपनी जातीय स्ट्रक्चर से ऊपर उठना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, उनके ऊपर मुबारक अली साहब को आपने पढ़ा, मुबारक अली साहब ने लिखा, हाँ उन्होंने लिखा कि जो है यूपी के ज़मींदारों के पक्ष में वो लिख रहे हैं कि भाई वोट का अधिकार अगर दे भी रहे हो तो सबको एक जैसा मत दो, जो ज़मींदार है उनको अधिकार दो, बाकी तो उसके नीचे हैं, उसके मातहत हैं सब जितने और जो जातियाँ हैं। तो ये फ्रेम में मैं कह रहा था, इससे मालूम ये हो रहा है कि जो लिखने वाले उस ज़माने में थे वो हदबंदियों को तोड़ने के कायल नहीं थे, वो फिट कह सकते हैं अपने ही दायरे में फिट रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप देखेंगे कि लिटरेचर जो बन रहा है, या आप कहते हैं कि क्लासिकल अदब कह लीजिए, पुराना अदब कह लीजिए, तो नुमाइंदगी उनमें वही हो पा रही उन्हीं लोगों की जो खासे तालीम याफ्ता है। और तालीम याफ्ता से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि उनके पास जो सोशल कहते हैं मार्केट में कैपिटल जिनका है, यानी किसी एक बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हीं की तहरीरें उस ज़माने में मूवमेंट में आ पाती थी। इवन कि अंग्रेज़ों के आने के बाद भी डिप्टी जो मजिस्ट्रेट हुए, डिप्टी मुंसिफ हुई, उन्हीं लोगों की तहरीरें निसाबों का भी हिस्सा बनी। ऐसा नहीं कि उस ज़माने में लिखा नहीं, लोगों ने लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर तरह के लोग ही आपस में शेयर कर रहे हैं। आज की बात करते हैं। आज तो हम देख रहे हैं लोकतंत्र भी है, ठीक ठाक दलित आंदोलन भी बढ़ रहे हैं। आज के जो पसमानदा युवा, छोड़िए अशराफों को, वो लोग अपने समाज की बातें लेके आ रहे हैं। जैसे कि अब बुनकर, आपने कोरोना की बात की, मऊ में कितने शायर हैं हम जानते भी हैं, तो उनकी गज़लें इसके ऊपर मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। मैं हालांकि मैं लिखता भी रहता, कोई लिखा है तो भाई दो, मैं प्रमोट करूँगा, ठीक है, कि उनकी कंडीशन क्या है, वो वो अब क्यों नहीं लिख रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है आपका कि अब क्यों नहीं लिख रहे हैं। उसका एकदम सिंपल सा जवाब दिया जाए कि आप जो लिख रहे हैं वो कोई यूटोपियन टाइप की लाइफ जी रहे हैं। आप अपने
उससे कनेक्ट नहीं है जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें कि सिंपल, मुझे नहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं इसमें मैंने पढ़ा, लेकिन बहुत से लोगों के मैंने इस उन्वान से पेपर्स देखे, कोरोनाई अदब, यानी ऐसा लिटरेचर जो इस पीरियड में लिखा गया, लोगों ने महसूस किया, लॉकडाउन होने के बाद महसूस किया, जो भी क्रिएटिव राइटिंग करने वाले लोगों ने महसूस किया। लेकिन मैंने भी लिखा, वो आपको आपने पढ़ा भी, बता रहे हैं, उस आर्टिकल का हवाला भी दे रहे हैं आप। लेकिन मैं भी नहीं कहीं पा सका ये बात कि कोई इस इलाके का पर्टिकुलर बैकग्राउंड का लोग लिख रहे हों और उसमें कहीं ना कहीं उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा हो कि उनको कोरोना ने किस तरह मुतासिर किया और वो किस तरह उसको लिटरेचर में ले आते हैं। मैं इस पे मेरा अपना नज़रिया है कि अशराफों ने 8-10-12 जो है आपको विषय दे रखा है, बस उसी पे आपकी गज़लें आ रही है, उसी पे आपके अदब आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाहर आप जा रहे हैं तो आपको जो है शामिल ही नहीं किया जा रहा, आपको ना रेख्ता में शामिल किया जा रहा है, ना आपको महफिल दी जा रही है। तो उनकी मजबूरी ये है कि जो संचालक है वो आज भी अशराफ है, तो उनको खुश करने के हिसाब से उनके हिसाब से ही गज़लें लिखी जाएगी, ये मेरा अपना है। क्योंकि मैं पेश किया कि उर्दू में जो है पसमानदा जाति के कितने प्रोफेसर लगे, कितने ये लगे, उसमें भी हम समझ में आता है कि वो वहाँ पे पसमानदा नहीं है। पढ़ने के एतबार देखिए तो पूरा मऊ और आजमगढ़ पूरा उर्दू ही पढ़ रहा है। उर्दू बचाने पे जिम्मेदारी तो हम ही लोगों की है ना, पसमानदाओं की है। को शामिल न करिए, ये पूरा आप गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती होते हुए सीतापुर तक चली जाइए। हाँ, तो और जब आपको जॉब देनी है जी, तो उसमें आप नहीं दिख रहे, तो वो उसके ऊपर कुछ बोले, क्योंकि ये तो आपका भी दर्द है। जी जी बिल्कुल। ये देखिए सिंपल सी बात है, आपने देखा, इसमें आपको सीखना होगा कि सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास दलित है। आपको अपने अल्टरनेट प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे, खासकर अपनी शायरी, आप अपना कुछ भी शामिल कराना चाहते हैं, अपने को एसेट कराना चाहते हैं, क्योंकि जो पहले से बनाया फ्रेम एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है उस फॉर्म में। अगर आप अपने ओरिजिनल फॉर्म को दिखाने लगे, ओरिजिनल फॉर्म मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपने सोसाइटी से जुड़ी बातें अपनी तख्लीकात में, अपनी राइटिंग्स में दिखाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे क्राइटेरिया बने हुए हैं उसमें फिट ही नहीं बैठता, या तो इसमें काट छाट करिए या तो फिर कम्प्लीटली हमारे अकॉर्डिंग चलिए, तब हम आपको। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, अब जॉब आप इंटरव्यू के लिए जाते होंगे, ऐसा क्यों कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होते क्या अशराफ की आपको ना लेके? क्योंकि आंकड़े तो यही बता रहे हैं, आरटीआई से लगा के मांगा गया आंकड़े, पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े मौजूद कर लिए हम लोग, तो उसमें यही बता रहे हैं कि अशराफ ही ज़्यादा लगे हुए हैं। मतलब अगर 100 सीट है तो 100 में सिर्फ 15 जो है वो पसमानदा जातियों से आ रहे हैं, 15 से 20, बाकी 80 आ रहे हैं जो वो अशराफ आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि वही अशराफ ही आ रहे हैं सर? देखिए, आपने कहा होगा जैसे यहाँ पे हमारे वहाँ एक पास में इदारा है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ ही दूरी पे लोग कहते हैं कि वहाँ सिलेक्शन होने का बुनियाद क्या है कि भाई आप फला उसमें फिट बैठते कि नहीं बैठते, उससे आगे बढ़ जाइए। एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ बारे में कहा जाता है कि लोग कुछ अपने पर्टिकुलर पहचान को लाते हैं तो उनका सारा क्राइटेरिया ख़त्म हो जाता है। तो ये तो एक तो एक्सेप्ट शुदा बात है, एकदम तस्लीम शुदा बात है। आप अगर दिलीप मंडल सारा को पढ़ते होंगे, ये क्या कह सकते हैं कि एक इकोसिस्टम है जो प्रमोट कर रहा है। जैसे आप हैं, आपसे पहले कोई ऊपर है तो वो आपका रेफरेंस पहले से जानता है, आपको इंटरव्यू में अपीयर होना ही सब पे भारी है। तो मेरे कहने का मतलब कि जब तक वो स्पेस आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे, वो इकोसिस्टम जिसको कहा जाता है, हालांकि आजकल इकोसिस्टम को लेके तो बहुत सारे लोग ये गवर्नमेंट के पार्टियों के भी लोग कह रहे हैं कि अभी भी पुराना इकोसिस्टम चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो बाहर होने का सिलसिला है या एक्सक्लूड हो जाने का सिलसिला है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका कल्चरल पार्ट, आपका सोशल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उससे ज़्यादा भी जो बड़ी चीज़ डिपेंड करती है वो चैन जो बनी हुई है। तो मतलब ये माना जाए कि उर्दू अदब पे अशराफों की हेजेमनी है, तो एक्सेप्ट करना। सिर्फ उर्दू अदब की ना बात करिए, मेरे समझते हैं कि आप अगर बड़े जहाँ पे ज़्यादा नुमाइंदगी मुसलमानों की वहाँ देख लीजिए, वो आरटीआई के जवाब है। जी जी। तो ये तो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा ना जी, वो तो शुरू से ही हेजेमनी बना। और सबसे बड़ी बात है कि वो बनी हुई है अभी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सबके बीच सहमति तो है, तो बनाए रखना है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि बचाने में पसमानदा लगे हुए हैं उर्दू जी, कि हमारी ज़बान है, बचाना है, उसमें पसमानदा लगे हुए हमारे बच्चे उर्दू बचा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगने का मतलब कि मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जिन तबकों ने उर्दू में या इस तरह के उसमें दाखिला लिया, असल में उनकी पहली दूसरी जनरेशन अभी इंटर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। ये बात हम लोग को जरा से याद रखनी चाहिए कि जो मदरसे करीब के होते हैं जी, बिना पैसे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, खाने को भी मिल जाता है। बिल्कुल, हाँ, सच बात है ये। तो हो क्या रहा है कि मैं इसलिए इनको लेके पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इनकी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी, वो पहली जनरेशन इतना ज़्यादा आग में तप चुकी होगी कि उसको मालूम है कि ये रास्ता नहीं अपनाना है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर जगहों पे, और हम लोग सब मदरसे का एकदम ही पूरा एरिया दीनी तालीम का माना जाता है, और दीनी तालीम का हवाला ज़्यादातर उर्दू है। उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ते जा रहे हैं लोग।
तो होता क्या है कि ये जल्दी दूसरों के बनिस्बत एंट्री मार जा रहे हैं उन डिपार्टमेंट्स में। अब मुझे लगता है कि इसी पे अगर कोई इंटरवीन करे, बहुत से लोग हैं सोशल कह सकते हैं सिविल सोसाइटी, वो इंटरवीन करे, ज़रा सा उनका ओरिएंटेशन चेंज कर दे कि बजाय इस पे फोकस करने के तुम थोड़ा सा इस पे जाओ, सोशलॉजी में जाओ, इकोनॉमिक्स उठा लो या साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाओ, तो यही लड़के मुझे लगता है वहाँ पे भी दस्तक देने लगेंगे। रिसोर्सेज ना होने का मुझे लगता है एक नुकसान है कि जो इजी अवेलेबल है उसी में वो लड़के चले जाते हैं। और लेकिन ये भी तो मानिए कि एक फीलिंग भी तो डालते हो, ठीक है वो पहलू है। एक पहलू ये भी तो होता है कि हमें हमारा कल्चर यहाँ पे खतरे में है, तो हमारा मजहब खतरे में है, उसको बचाना, ये वाली फीलिंग भी तो है, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। ये वाली फीलिंग मौजूद रहेगी क्योंकि जो वनरेबल होता है ना, कहा जाता है कि जो जोखिम पे होता है, जो मुहाने पे खड़ा होता है, उसको ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा इस बात की फिक्र होती है। हालांकि जब हो सकता है कि कह सकते हैं ना कि मिठाई बंटने की बारी आए तो हो सकता है कि वो ना पाए, वो तो पाते ही नहीं है, ये तो फैक्ट है। लेकिन उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो मदरसे अंसारी या जो दूसरी जाति के चला रहे उन्हीं में तो दिखते हैं अंसारी। जो बड़े मदरसे हैं जिनको अशराफ चला रहे वहाँ पर कहाँ दिखते हैं जी। देवबंद में एक बने, मसूद अरम फलाई साहब की किताब के बाद एक को बनाया उन्होंने अपना जो अध्यक्ष, सॉरी क्या बोलते हैं, नाजिम अध्यक्ष मोहतमीन, ठीक है, उससे पहले बनी नहीं, क्यों नहीं बने भाई? अभी आपने अभी रेफरेंस ले आए फलाई साहब की जो किताब है, कायदे से अगर आप इंसाफ पसंद आदमी है तो सबको पढ़ना चाहिए। इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि देखिए किस तरह इसी सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी का जब मौका आता है तो पर्टिकुलर लोग रोक दिए जाते हैं। तो ये तो सबको, जो लोग डोनेटर हैं उसमें, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अवेयर है कि अभी ये बात नहीं आ रही है, लेकिन मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि 10-20 साल के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। तब शायद हो सकता है लेकिन यहूदी ना बोला जाए मुझे। आई होप कि लोग आपकी बात लोग कहते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग काम करते थे, डॉक्टर साहब अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा धोखा उनके साथियों ने दिया और सबसे ज़्यादा लोगों ने उनको बुरा बोला उनके सोसाइटी के लोगों ने कहा। लेकिन चूंकि ये सोशल स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रगल है ना, तो ये स्ट्रगल मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद ही दिखता है। और हिंदुस्तान और हम लोगों के साथ इस सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार ये सैड है मगर कहना पड़ा है कि लोग जब नहीं रह जाते तब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा काम कर गया था। बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है जुबैर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया बात करके। हम दोबारा भी मिलेंगे, 341 पे आपसे मिलेंगे अगली बार जब आना हुआ तो इंशाल्लाह मिला जाएगा। अभी हम जुबैर भाई के साथ मौजूद थे और थोड़ा सा लाइट मोड में ही बात करने की कोशिश कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि मऊ के बुनकरों की समस्या क्या है और उर्दू अदब में अशराफ की हेजेमनी किस तरीके से काम करती है। हमसे जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय पसमादा, जय हिंद।